नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग के अच्छे से हो रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, अगर हम देखें बिहार दरोगा को लेकर, तो वो लाइव था क्लास। तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण थोड़ा सा ये रिकॉर्डेड है सेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से हम लोग लाइव आएंगे अगला कोर्स में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसको कंटिन्यूएशन रखना, यही हम लोग का उद्देश्य है कि कम से कम कंटिन्यू रहे वो, मतलब आपको रोज वो जो लेक्चर है, जो वीडियो, वो मिलता रहे। तो अगर इसमें हम देखेंगे दोस्तों, तो पीवाईक्यू तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्योंकि हम हर एक साल 2001 से 2023 तक का जितना पेपर हुआ था, सारे पेपर बिहार एसआई से जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, वो हम लोग क्या करें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियसली, पिछले साल में, वो आपको पता चलता है। तो फिर आप सिलेबस के को अच्छे से मतलब जानते हैं। आप कुछ जो आपका छूट गया होता है, तो उसको आप रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बोल सकते हैं तो अच्छा समय है। 2 महीना का समय अच्छा समय होता है, जब आप अभी किसी तरह का कोई फेस्टिवल उस्टिवल का भी, कोई पर्व त्योहार का भी समय नहीं, तो आप अच्छा से ध्यान दे सकते हैं। प्रैक्टिस बराबर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज है, वो तो आप लगा ही रहे होंगे। तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पीवाईक्यू को आपको अच्छे से यहाँ पर क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो क्या बताया गया है, पेलगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर पेलगरा रोग बताया गया है, तो ये आपको दिख रहा होगा इस तरह का सवाल। आंसर आप नहीं करेंगे, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कौन किसका क्या ऑप्शन होगा, नहीं होगा, क्या आपको दिक्कतें आ रही है, कौन सा ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें देखेंगे जो पेलगरा हमारा डिजीज बताया गया, डिफिशियंसी, यहाँ पर पेलगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो ये पेलगरा रोग है दोस्तों, ये किसके कमी से होता है? नाइसिन, नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। और बहुत सारा जो विटामिन यहाँ पर जिस कमी से बीमारी होता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो पेलगरा क्या है दोस्तों? एक विटामिन जनित रोग है। क्या है? एक, अगर हम पेलगरा की बात करें, तो क्या है? एक ये विटामिन रोग जनित रोग है, विटामिन की कमी से होता है, जिसे हम B3 की कमी, जिसे हम नियासिन बोलते हैं, की कमी से होता है। ये क्या है कि एक साइंटिफिक नेम है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियासिन यहाँ पर बोला जाता है। अगला देखिए, लक्षण इसमें क्या होता है कि त्वचा का सूजन हो जाता है, दस्त, आपको मनोभ्रंश, जो मन का भ्रम आपको होने लगेगा। विटामिन का नाम देखें तो कुछ और विटामिन जो थायमिन दिया गया, उसको उससे कमी के उसकी कमी की वजह से क्या होता है, आपको बेरी बेरी का रोग हो जाता है। फिर अगर कैल्सीफेरॉल, जो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डी बोल सकते हैं बहुत ही कमजोर हो जाता है। राइबोफ्लेविन की बात करें, B2 की बात करें, इसमें क्या होता है, आपको किलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो ये सब सारा चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला अगर इसमें देखें हम, बंगाल की खाड़ी, क्या बता रहा जा रहा है इसमें? बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का जो विभाग है, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट या मलाबार तट। तो बंगाल की जो खाड़ी के सारे जो तटीय मैदान का विभाग है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो ये तट क्या होता है दोस्तों? जो समुद्री इलाका से जो सटा हुआ जो जमीन होता है, जो पूरा लैंड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं, तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे, बंगाल की खाड़ी हो गया, या कन्नड़ कोस्ट हो गया, जो कनाडा रीजन से, कर्नाटका रीजन से आपको लगी होती है। मालाबार कोस्ट की बात करें तो केरला रीजन से ये होता है लगा हुआ। फिर कोंकण कोस्ट की बात करें, तो ये सब सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, भारत का जो भूगोल है, जो आपके सिलेबस में दिया गया, खासकर आपके सिलेबस में इस भारत के भूगोल के बारे में बताया गया है, और इसे आपसे पूछा भी जाता है। तो भारत के भूगोल का भी जो आपने पढ़ रहे हैं, जो कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं या कहीं से आपने लेक्चर लिया, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़े। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के सहारे। तो बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग कोरोमंडल तट है। क्या है? जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य तक का तट यहाँ तक फैला हुआ है। मालाबार तट जो है हमारा पश्चिमी तट पर स्थित है, केरल राज्य तक का यह तट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला अगर इसमें देखें, पालड़ पानी क्या है? पालड़ पानी जो इसमें पूछा गया है, वर्षा जल है, समुद्री जल है, भारी जल है, भूमिगत जल है। तो ये पालड़ पानी दोस्तों क्या होता है कि जो राजस्थान का जो मतलब राज्य है, वहाँ राज्य में जो वर्षा का पानी होता है, उसी को पालड़ पानी यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? यहाँ पर पालड़ पानी बोला जाता है। तो हम बात करेंगे पालड़ पानी का जो अर्थ है, ये बरसात के सीधे रूप से मिलने वाले जो जल होते हैं, जो जल आपको वर्षा से सीधे मिलती है, उसे हम पालड़ पानी बोलते हैं। यह शब्द राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, क्योंकि एरिड रीजन होता है, शुष्क रीजन होता है, अर्ध शुष्क रीजन होता है, तो पानी का वहां बहुत ज्यादा कमी होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ देख सकते हैं एक्सपेंशन सीरीज आपको दिया गया है, जो बिहार दरोगा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड होता है। जो अगर हम बात करें रीजनिंग की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे, तो उतना ज्यादा भारी होता है। अगर थोड़ा सा भी आपने सीजीएल ईजीएल या बोल सकते हैं कि मैथ का प्रैक्टिस आप करते होंगे, जब जनरल कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, तो ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि आपका मैथ अच्छा होता है। मैथ
बाकी लोग अच्छा ही होता है, क्योंकि वो जब जनरल खासकर बिहार के लोगों का ये मानकर भी चला जाता है, तो ये आपको बहुत हल्का होता है रीजनिंग मैथ। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहे तो थोड़ा सा क्या होगा कि आप प्रैक्टिस होगा, अभ्यास रहेगा, तो फिर आप आसानी से उसे बना सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है और इसी हिसाब से आपको बनाना भी होता है। तो बहुत कम प्रश्न आता है मैथ से, तो इस तरह का प्रश्न आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ जीके जीएस को क्या कर रहे हैं, आपको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। महत्व इसका भी है दोस्तों, ये नहीं है कि इसका महत्व नहीं है, फिर भी आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा यहाँ जो पूरा जो हमारा उद्देश्य है कि हम जीके जीएस में जितना से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, क्योंकि वही आपका पूरा डिसाइडिंग होता है, मेरिट लिस्ट से लेकर आपका सारा चीज़ वही डिसाइड करता है। जीके जीएस का जो हमारा एग्जाम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें वहीं से देखने को भी मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं क्या दिया गया, आप सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या बताया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग, जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, अभी जानते हैं विधानसभा का इलेक्शन हुआ था हमारे बिहार में, चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या हमने देखा, निर्वाचन आयोग बहुत ज्यादा न्यूज में था। अभी एसआईआर चल रहा है जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं, उस पर भी मैंने बात किया करंट अफेयर्स में, वो क्या होता है, क्यों किया करवाया जाता है, तो वो भी निर्वाचन आयोग उसको लेकर भी क्या न्यूज में है। तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि ये आपका जीएस का भी सवाल हो जाता है, प्लस अगर बोल सकते हैं तो समसामयिक विषय जो करंट अफेयर्स का भी सवाल बन सकता है। तो निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अनुच्छेद 320 दिया गया, एक अनुच्छेद क्या 320 दिया गया, एक अनुच्छेद 324 भी दिया गया है, 330 दिया गया, अनुच्छेद 332 दिया गया। तो जो निर्वाचन आयोग की हम बात करते हैं दोस्तों, वो 324 के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं हम? 324 के अंतर्गत करते हैं। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक संस्था है जो इसको बनाया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है 324 के अंतर्गत आपको की गई है। निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था ये भी ध्यान रखना, जो ऐतिहासिक आपको जानकारी है कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह निकाय जो लोकसभा का जो इलेक्शन है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, राज्यसभा का इलेक्शन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, फिर उसी तरह से राज्य विधान सभाओं का इलेक्शन भी करवाया जाए, जो आज के समय में बिहार में भी हुआ है। राज्य विधान परिषदों का जो जानते हमने बात किया था, विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है, जिसमें आपको बिहार, बंगाल नहीं दोस्तों, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया और आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो, ये 6 राज्य है जहां पर से विधान परिषद अभी आपको है। लेकिन बहुत सारे राज्य इस पर बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि अपना बिल भी लाते हैं कि किसी तरह से पार्लियामेंट, लेकिन वो संसद का पूरा अधिकार होता है, संसद का पूरा पावर बोलते शक्ति होता है कि वो बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो इसको लेकर भी बहुत सारा विवाद चलते रहता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तथा देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव का प्रबंधन करते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वाइस प्रेसिडेंट जिसको आप बोलते हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये जो 6 मतलब पूरा बॉडी है, ये पूरा जो संस्था है, ये संस्था का इलेक्शन किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। फिर अगर देखें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग होती है उनके द्वारा क्या करवाया जाता है? वो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है, जो नगर निगम का जो इलेक्शन होता है वो करवाया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगली जानकारी तरफ बढ़े। इसमें तो देख रहे जानकारी आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, यहाँ 324 आपने याद किया, लेकिन उससे मैंने पूरा निर्वाचन आयोग के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया। अगर हम बात करेंगे भारत में स्थानीय शासन, भारत में स्थानीय शासन विषय किसका है? ये सब्जेक्ट होता है दोस्तों, जानते हैं अनुसूची 7 की अगर हम बात करेंगे, जो शेड्यूल की बात करते हैं जिसमें पूरा 12 अनुसूची है, जिसको हमने डिटेल में भी पढ़ा था, भाग 25 भाग है, 12 अनुसूची है। उस अनुसूची 7 में देखेंगे तो लिस्ट है, जो मतलब कि आपको सूची जारी किया जाता है। तो उसमें क्या है कि मतलब किस शासन का विषय, उसमें यूनियन लिस्ट होता है, जिसमें संघ सूची होता है, उसमें हमारा क्या होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? राज्य सूची। एक हमारा कंकरेंट लिस्ट भी होता है, जो कि संविधान जिस समय बोल सकते हैं कि आपको अडॉप्ट किया गया था, जिस समय उसे पूरा लाया गया था हमारे देश में, भारत में, तो उस समय ये सारा सूची आपको वहां पर क्या किया गया था, उसे जोड़ा गया था। जिसमें समवर्ती सूची की बात कर, कंकरेंट लिस्ट, इसमें क्या होता है कि आपको केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें केंद्र द्वारा ही कानून यहाँ पर बनाया जा सकता है। आपको अगर बात करें इसमें राज्य के द्वारा ही जो कानून है उस कानून बनाया जा सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा, ये केंद्र प्लस राज्य दोनों के द्वारा यहाँ पर कानून बनाया जा सकता है। लेकिन अगर केंद्र यहाँ पर कानून बनाती है तो वो कानून आपको ज्यादा मतलब उसी को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, उसी को आपको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से अवशिष्ट जो विषय होता है, बोला जाता है जो अवशिष्ट रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, जैसे आज के समय में आप देखेंगे एआई के बारे में कोई कानून बनाना, आईटी एक्ट के बारे में कोई कानून बनाना, ये क्या है? ये वैसा विषय है जो कि उस समय के संविधान, उस समय उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर, उतना ज्यादा आज के समय 5G को लेकर, ये सब सारा चीज जो आपका जो साइबर क्राइम हो रहा है, ये सब चीज लोग को उतना ज्यादा जानकारी उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं था। तो इसलिए ये सब सारी जो चीजें है इसको आज के समय कहाँ रखा जाता है? रेसिडुअरी लिस्ट में, अवशिष्ट लिस्ट में, जो कि छूटा हुआ जितना भी चीज है उसे सेंटर, ये किसके द्वारा? ये केंद्र के द्वारा है, इसे ही
क्या किया जाता है, यहाँ पर कानून बनाया जाता है और उससे पूरा देश में आपको क्या किया जाता है, माना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अवशिष्ट लिस्ट के बारे में तो बताया जा रहा है कि जो स्थानीय शासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है दोस्तों, ये हमारे, आप जानते हैं लोकल गवर्नमेंट का जो पूरा मतलब जो कार्यभार होता है, पूरा जो संभाला जाता है, वो किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो ये बी है इसका आंसर, जो स्टेट लिस्ट होगा। तो क्या है इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो क्या बताया जा रहा है कि भारत में स्थानीय शासन जो राज्य सूची का विषय है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्यों व संघ के मध्य शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो हम अवशिष्ट सूची की बात करते हैं, हम पे मन से बना है, ये अभी संविधान में आपको नहीं दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। चलिए अगली जानकारी तरफ, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन, ये जानकारी आप इसको समझ कर चलिए, क्वेश्चन समझ के चलिएगा तो आप इसको सीखने का आपको मतलब मौका खत्म कर दीजिएगा। आप लोग क्या सीखे, क्वेश्चन ही तो है, लेकिन इसको समझिए, एक फैक्ट हमको मिला, एक जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, जो हमारे एग्जाम है, ये भी सोच के चलिए कि एग्जाम में आने वाला है, तभी आप इस पर सीरियस भी होंगे, इसको ज्यादा आप क्या करेंगे, तवज्जो भी देंगे। तो अगला देखें यहाँ पर, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो सवाल है, ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हमारा आधुनिक भारत का, यह आपको क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या बताया गया कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन है। यहाँ पर देश बंधु के नाम से हम किन व्यक्ति को यहाँ पर जानते हैं, तो बात करें सबसे पहला मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और चित्तरंजन दास। तो सभी के बारे में आप जानते हैं, सभी हमारे देश के बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो चित्तरंजन दास जो थे, उनको यहाँ पर देश बंधु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, देश बंधु के नाम से जाना जाता था। तो देख सकते हैं, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। चित्तरंजन दास ने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी, जब बोल सकते हैं मतभेद हो गया था हमारे संविधान को लेकर, या बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लेकर वहां पर मतभेद हो गया था। 1922 में अगर देखें तो उन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये पता, ये आपसे 1922 का जो अधिवेशन है हमारा, कांग्रेस का जो अधिवेशन है, ये आपसे पूछा जाता है, खासकर जो बिहार का कोई भी एग्जाम होता है तो पूछा जाता है। तो ये गया में हुआ था, बिहार में पहला एक अधिवेशन हुआ था गया में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 1922 में। किसके द्वारा ये अध्यक्षता यहाँ पर किया गया था, तो जो अध्यक्षता किया गया था वो हमारे चित्तरंजन दास जी द्वारा यहाँ पर किया गया था, जिनको हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो ये मतलब बोला जाता है, चित्तरंजन दास जी जो गुरु जी थे, ये इनको गुरु मानते थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस इनको गुरु मानते थे। जैसे अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो उनको महात्मा गांधी जी अपना गुरु मानते थे। तो इसी चित्तरंजन दास को यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या है कि इंग्लिश का डायरेक्ट नरेशन का सवाल है। तो ये सब भी कभी कभी 1-2 सवाल आपसे यहाँ पर पूछ दिया जाता है। तो इस तरह का भी सवाल कुछ कुछ एग्जाम में 1-2 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया भी जाता है, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अगला अगर हम देखेंगे इसमें, तो सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया दोस्तों सभी लोग जानते हैं, अगर आपने पॉलिटी अच्छा से पढ़ा होगा, जो राजनीतिक विषय है आपने अच्छा से समझा होगा, तो सरकारिया कमीशन के बारे में आपने आयोग के बारे में पढ़ा होगा। इसको किस लिए यहाँ पर बनाया गया था, सबसे बड़ी बात है कि इसको केंद्र और राज्य के संबंधों को मतलब कि अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि राज्य और केंद्र के संबंध में आप जानते हैं हरदम एक खींचातानी रहता है, हरदम एक बोल सकते हैं कि रगड़ा रहता है, खासकर फंडिंग को लेकर, खासकर जो सहयोग को लेकर, ग्रांट्स को लेकर, खासकर कुछ किसी कानून को लेकर, जो आज के समय में देख रहे हैं। तो ये केंद्र के जो अलग मतलब सरकार, अगर वहां पर अलग पार्टी होता है, अगर राज्य में अलग पार्टी होता है, तो एक मतलब रस्साकसी, एक बोल सकते हैं कि एक जो हमारा डिबेट का एक माहौल होता है। तो इसी को लेकर एक सरकारिया आयोग का क्या गठन किया गया था, जिसमें ये केंद्र और राज्य सरकार किस तरह से एक मिलजुल कर काम करे, जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो इसके लिए ये कमीशन का ये बोल सकते हैं आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। 1983 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, रंजीत सिंह, जो कि सरकारिया, इनका पूरा नाम ही था रंजीत सिंह सरकार। तो जो लास्ट नाम होता है उन्हीं के नाम से पूरा कमीशन, क्योंकि अध्यक्षता जिनके द्वारा किया जाता है उन्हीं के नाम से पूरा कमीशन, पूरा आयोग का नाम आपको दिया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, मतलब वो क्या थे, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके थे। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से था। तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, जो संबंध है, उस संबंध किस तरह से अच्छा किया जाए, जो रिलेशन है उसकी तरह को उसको सुधारा जाए, इसको लेकर यह पूरा रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया था। बहुत सारे रिपोर्ट को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फॉलो भी किया, उसको अपनाया भी गया था। तो रिकमेंडेशन एक तरह से था, रिकमेंडेटरी बॉडी था। अगला अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, 70 जो क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को संदमन करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जो क्या है, प्लांट हार्मोन्स है। जो अगर देखें तो जीव विज्ञान, जो हमारा बायोलॉजी का ये सवाल है, बहुत सारा सवाल अगर देखेंगे जीव विज्ञान से आपसे पूछा जाता है।
तो अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले ऑक्सीनेंस बताया गया, साइटोकिनिन, जिबोरेलिन और एब्सिसिक अम्ल जिसे हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो जिनमें में से कौन सा पादप हार्मोन जो कि हमारा प्लांट हार्मोन्स है वो क्या करता है, यहाँ संदमन करता है, मतलब इनहिबिट्स करता है, ग्रोथ को जो हमारा रोकता है, जो हमारा जो बढ़ने का जो मतलब क्षमता होता है पौधों का, उस क्षमता को क्या करता है, यह रोकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन में जो श्रुति या श्रुति लेख जो होता है एक तरह से, मतलब इसको उच्चारण आपको सही आना चाहिए इसका। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे एक ऑक्सिन, ये भी हार्मोन पौधे में पाए जाते हैं, जिबरेलिन भी हार्मोन पौधों में, साइटिकोन, ये सारा हार्मोन पौधे में पाए जाते हैं, इथाइलिन भी पौधे में पाए जाते हैं, एब्सिसिक, जिससे क्या होता है जो फल जो पकता है दोस्तों, इथाइलिन। तो आज के समय में आप जो गर्मी में या ठंडी में कभी जो फल खाते हैं, जो पका हुआ फल खाते हैं, तो ये नहीं है कि वो किसके माध्यम से पकाया जाता है, वो इथाइलिन के मदद से। इथाइलिन जो पाउडर आपने देखा होगा, जो कार्बाइड था वो तो हटा दिया गया, क्योंकि उसे आप जानते हैं कार्बोनिक एसिड जो ये बन जाता था, जिसके कारण बोल सकते हैं कि जो एसिड बनता था, जो मतलब गैस बनता था, उस गैस के कारण लोगों को मतलब कैंसर होने का भी खतरा बहुत ज्यादा होता था। तो उसके बैन किया गया है बहुत सारे देश में, हमारे देश में भी वो बैन है, फिर भी लोग उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन आज के समय देखेंगे तो बहुत 90% हद तक वो चीज सुधर गया। अभी इथाइलिन यूज किया जाता है, एक पाउडर का फॉर्म होता है जो कि फल को पकाने में हमारा मदद करता है। तो फल जो पकता है तो ये इथाइलिन के पाउडर, क्योंकि फल अगर वैसे पकाएंगे तो बहुत समय लग जाता है, क्योंकि आज के समय डिमांड ज्यादा होता है फल को। तो फल के मंडी में आप देखेंगे तो इस तरह का पाउडर आपको, इससे जाएंगे तो थोड़ा सा महक एक स्मेल आपको देखने को मिलेगा। तो ये इथाइलिन पाउडर का ही वो चीज होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो एब्सिसिक जो अम्ल होता है ये पादप हार्मोन में वृद्धि का संदमन करता है। तो ये क्या करता है, प्लांट हार्मोन्स में आपको वृद्धि का संदमन करता है, उसको रोकता है, इनहिबिट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एब्सिसिक एसिड। चलिए, तो ये सारा हार्मोन के बारे में को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जाकर आप बायोलॉजी को किताब को पढ़ें और वहां से इस हार्मोन के बारे में आप जानकारी ले, तभी जाकर आप इस तरह के सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स डे की अगर बात करें तो राष्ट्रीय का जो खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो ये कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जो दिवस होता है, किसी भी तरह का दिवस है, खेल दिवस है या बोल सकते हैं कोई मतलब कि पर्यावरण दिवस हो गया, ये सब जो बहुत सारे जो दिवस होते हैं, कम से कम अगर मानकर चलिए तो 20 से 25 दिवस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दिवस आपको पता होना चाहिए किस दिन मनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में मैंने बीपीएससी तक में देखा है 2 सवाल आपको दिवस से पूछे जा रहे, खासकर यह आपको मिलान के फॉर्म में सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए, उसमें 3-4 डेट दे दिया गया, नहीं तो आपको डायरेक्ट वन लाइनर पूछ दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, वहाँ वन लाइनर जैसे बीपीएससी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए वहाँ पर सूची 1 सूची 2 मिला के आपको पूछा जाता है। यहाँ पर हो सकता है आपको एक सवाल एक तरह से दे दिया गया कि ओजोन डे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह के जो दिवस होते ज्यादा नहीं होता है, मुश्किल से 25 से 30 करंट अफेयर्स की किताब में भी होता है, उस चीज को आप पढ़े। ऐसा ऐसा जिस तो ये टॉपिक है ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक है, मतलब कि आता ही है, ये गारंटी है उस क्वेश्चन वहां से आता ही है। तो इस तरह के सवाल ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन दिवस पूछेगा, लेकिन ये मैं टॉपिक आपको जरूर बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस पर, अनुभव पर, कि कौन सा सवाल आपको किस टॉपिक से पूछा जा सकता है। उस टॉपिक को आप क्या करें, निरंतर अभ्यास करें, उस टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर ध्यान दें। अगला बात करेंगे स्पोर्ट्स डे के बारे में। तो जो 28 फरवरी हमारा यहाँ पर था, 28 फरवरी, 29 अगस्त, 26 सितंबर और 26 अक्टूबर। तो जो हम लोग स्पोर्ट्स डे जो मनाते हैं, खेल दिवस, ये 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, ये 29 अगस्त को मनाते हैं। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, और 28 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं और 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर नहीं की जाती है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो सबने देखा होगा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है तो ये जो बोल सकते हैं कि यहाँ पर ओथ भी लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, ये भी आपको किसके द्वारा, किनके द्वारा करवाया जाता है, ये जो शपथ जो दिलवाया जाता है, ये भी हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी है उनके द्वारा करवाया जाता है। फिर अगर बात करें स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, फिर अगर वायुसेना अध्यक्ष की बात करें और गवर्नर, तो ये सब सारा जो अगर देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर वायुसेना के जो अध्यक्ष होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, ये सारी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाया जाता है। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ये लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही जहाँ पर चुना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और ये जो रिजाइन भी जब देते हैं तो ये प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं, ये अपना जो त्यागपत्र भी देते हैं तो ये डिप्टी स्पीकर को यहाँ पर दिया जाता है, जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन लोक सेवा
के सदस्यों द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, जबकि मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, जिसको हम क्या बोलते हैं, महान्यायाधीश क्या बोलते हैं यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। जैसे हम क्या की बोले, कंट्रोल ऑडिटर जनरल की, तो वो भी यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर जो महाअभिलेख जिसको बोलते हैं महाभिलेख, उनका भी यहाँ पर नियुक्ति करवाया जाता है। चलिए, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा किनका नियुक्ति किया जाता है। जो हमारे अगर बात करें तो किनके तो राष्ट्रपति द्वारा किन सभी जो पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट के ऊपर जो बोल सकते हैं जो बॉडी है, किसके द्वारा बोल सकते ओथ दिलवाया जाता है, शपथ दिलवाया जाता है, ये सारी जानकारी आपको, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। अगर बात करेंगे यहाँ पर, कर्पूरी देवी एक ख्यातनामक कलाकार पेंटिंग से संबंधित है। तो कर्पूरी देवी के नाम से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़े हैं दोस्तों, जिनको इस बार जो बिहार के बोल सकते हैं कि 2 बार वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यहाँ के बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और प्लस अगर बात करें तो उनको यहाँ पर अभी भारत रत्न से नवाजा गया, सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 मतलब जो हमारे महान व्यक्ति थे उनको दिया गया, जिसमें एक हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो आप जानते हैं समस्तीपुर से थे। कर्पूरी गांव ग्राम के नाम से भी एक जगह दिया, एक जगह का नाम रखा गया है समस्तीपुर में। और अगर हम बात करें तो उनके द्वारा बहुत सारी मतलब जो आज के समय में हम ईडब्ल्यूबीएस क्राइटेरिया जो देखते हैं, मतलब अगर हम बात करें बिहार में, तो आप देखते हैं ना एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ईबीएस जो ईबीसी जो क्लास होता है, तो वो भी उनके द्वारा ये चीज़ आपको लाया गया, रिजर्वेशन का जो पूरा प्रक्रिया है उनके द्वारा वहाँ पर लाया गया है। प्लस अगर बात करें तो जो आप 10वां में जो मैट्रिक में देखते हैं कंपलसरी विषय को हटाया गया है, इंग्लिश जो कंपलसरी विषय था उसको भी उन्होंने हटाया था। तो ये सब सारी मतलब कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानकारी रखना था। लेकिन यहाँ पर आपको कर्पूरी देवी के बारे में दिया गया, किनके बारे में, कर्पूरी देवी के बारे में। तो अगर कर्पूरी देवी की बात करें तो ये अभी पेंटिंग से संबंधित है। कौन से पेंटिंग से, तो सभी लोग जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग हमारे जो बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि मधुबनी रीजन से आपको यह पेंटिंग आपको निकलती है, वहीं से जो कलाकार होते हैं ज़्यादा मधुबनी रीजन के होते हैं। तो कर्पूरी देवी एक भारतीय लोक कलाकार थी, जो ख्यातनाम कलाकार मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है, ये ध्यान रखना, जो कलमकारी है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का पेंटिंग है, यहाँ का नहीं, साउथ इंडिया का पेंटिंग है, दक्षिण भारत का है। तथा वर्ली जो देखे, वर्ली मुंबई की पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग कहाँ है दोस्तों, मुंबई की आपको पेंटिंग है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तंजौर तो सभी लोग जानते हैं कि किस रीजन में तंजौर है, आप अपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। अगला अगर इसमें देखें तो 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में किसने जीता था। तो ये आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि 2023 का नहीं, जो आज 2025 में जो घटना घटे, 2025 में जो पुरस्कार दिया जा रहा है किसी तरह का स्पोर्ट्स से, किसी तरह का खेल जगत से, तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना, कोई तरह का अगर चैंपियनशिप हो रहा है तो ये चीज ध्यान रखना। वैसे इसमें राजीव सेतु इसका आंसर है। तो जो महत्वपूर्ण है आपको वो चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला अगर देखें दोस्तों, इसमें फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपको क्या बताया गया है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार, जो सर्कुलर एक मोशन होता है, सर्कुलर पाथ होता है, उस पर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, जो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर कार्य करेगा। जो पत्थर के जो टुकड़े का वेग है, जो उसका वेग है वो किसी बिंदु पर कार्य करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। इसका अगर ऑप्शंस की हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चलिए ऑप्शंस को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शंस में अगर बात करें तो, लंबवत एवं वृत्त की त्रिज्या की अनुदिश बाहर की ओर होना चाहिए, या बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होना चाहिए, या वृत्ताकार पथ के धरातल के लंबवत होना चाहिए, या अगर बात करें वृत्ताकार पथ के अनुदिश उसके केंद्र की ओर होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बताया गया कि उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश यहाँ पर होना चाहिए, जो टेंजेंशियल होना चाहिए। सर्कुलर पाथ के जो टेंजेंशियल जो पॉइंट होता है वहां पर इस तरह का आपको ये पूरा चीज देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इस तरह का रहता है यहाँ पर टेंजेंशियल जो होता है। सो ये आपने पढ़ा होगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर, यहाँ बताया जा रहा है, जो पत्थर के टुकड़े को धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो पत्थर के टुकड़े का वेग उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा को अनुदिश होगा। क्या होगा, अनुदिश यहाँ पर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला अगर इसमें देखेंगे हम, जो जानकारी आपको आगे मिल रहा है यहाँ पर, तो ये जो क्लास है दोस्तों आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज किसी कारणवश बोल सकते हैं थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम से कारण, ग्लिचेस के कारण नहीं हो पाया लाइव। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम क्लास कंटिन्यू होना, यही हमारा उद्देश्य है, आपको मिलता रहे, आप उसका लाभ लेते रहें।
अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है, किसने शुरू किया था जो सेटलमेंट सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम, सभी जानते हैं जो अंग्रेज के समय में, ब्रिटिश के समय में इस तरह का जो हमारा बोल सकते व्यवस्था था, जिसमें रैयतवाड़ी हो गया, चाहे अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये तो रैयतवाड़ी, इसमें क्या होता है किसान को रैयत बोला जाता, जो दक्षिण भारत के किसान होते उसको रैयत बोला जाता था किसानों को, तो ये इसीलिए इसका नाम रैयतवाड़ी पड़ा। तो ये किसान से डायरेक्ट क्या होता था, किसान से ही जाए समझौता होता था कि इतना तुम फसल उगाओगे, इतना हमें तुमको क्या देना है, यहाँ पर कर वसूला जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा था, या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो शुरू किया गया था। लेकिन ये जो शुरू किया गया था दोस्तों, ये थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। फिर महलवाड़ी जो किया गया था, महलवाड़ी जो व्यवस्था था वो जॉन सॉर के द्वारा किया गया था, जिस समय हम बात करेंगे जॉन सॉर के द्वारा वहां पर किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर लागू हुआ था, ये ध्यान रखना, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जो मतलब जमींदारी जो व्यवस्था था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थॉमस मुनरो था। कौन था, थॉमस मुनरो था। इसने वर्ष 1820 मद्रास में लागू किया था। कहाँ पर लागू किया था, मद्रास में। ये चीज ध्यान रखना, मद्रास एरिया, जिसको आज के समय में अगर हम बोले मद्रास एरिया को क्या बोलते हैं आप लोग, चेन्नई तमिलनाडु का जो एरिया उसको हम मद्रास एरिया बोलते हैं, मैसूर कर्नाटका के एरिया का नाम पड़ गया। इसके अंतर्गत कंपनी तथा रैयत, जो रैयत किनको बुलाता है, किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। अस्थाई बंदोबस्त, जो अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करें दोस्तों, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, उसका प्रतिपादक लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो कि समय का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग के देखें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसमें वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पता है, ये क्या था, फर्स्ट गवर्नर जनरल था, कहाँ का, बंगाल का। चलिए, इस समय का आपको बोल सकते हैं रेगुलेटिंग जो अधिनियम भी आया था उस समय। अगला इसमें देखें अगर, तो भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां की अगर बात करें, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है, का क्या नाम है, विनियामक प्राधिकरण कौन है, तो कौन है इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत रिजर्व बैंक, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या बोल सकते हैं भारत सरकार का कंपनी मामलों का विभाग, या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो ये जो होता है दोस्तों, जो रेगुलेटरी, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो विनियामक प्राधिकरण कौन है, मतलब कौन से इसको रेगुलेट करता है, माइक्रो जितना फाइनेंशियल कंपनी होता है, जिसको हम सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां बोलते हैं, जो गैर बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी भी इसको बोला जाता है यहाँ पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी जिसको बोलते हैं, तो वो किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक इसको यहाँ पर बोला जाता है, जो कि इसको पूरा रेगुलेट किया जाता है। जो कि इसका स्थापना याद रखना आपको, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, को हुई थी। यह मतलब उस समय का एक्ट जो बना था, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था, जिसको हम भारतीय बोल सकते हैं शासन, एक अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण है, रेगुलेटरी है। तो रेगुलेटर रेगुलेट करता है सारे इस चीज को, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अगला अगर इसमें देखें दोस्तों, तो ये रिकॉर्डिंग अगर मिल रहा है तो आप देखें, एक सवाल देखें, उसमें थोड़ा सा पॉज लेकर, आप थोड़ा सा वीडियो को वहां पर पॉज करके आप थोड़ा सा वहां पर क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर बोल सकते हैं, समय दीजिएगा, तभी जाकर चीज़ें आपको सुधार होगी, चीज़ों में आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ आपको याद रहेगी, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर। अगला अगर इसमें देखें, क्या बताया जा रहा है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडी, क्या नाम है इसका, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियल स्तर से निर्मित होती है, वह क्या है, वो क्या है दोस्तों, धामनिया, नसें, सिराएं, कोशिकाएं, या अलिनंद। तो वो क्या है, हमारे कोशिकाएं हैं, इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिकाएं, इसको हम केशिकाएं, कोशिकाएं सेल हो गया, केशिकाएं हैं। तो एंडोथेलियल, जो हमारा एंडोथेलियल लेयर है, क्या है, एंडोथेलियल लेयर है, शरीर की रक्त वाहिकाओं और लासिका वाहिकाओं की अंदरूनी परत होती है। यह कोशिका परत से निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है, कोशिका परत से, केशिका परत से निर्मित होती है, जो रक्त और ऊतकों के मध्य संपर्क को यह क्या करती है, बनाती है। तो ये बायोलॉजी का है, जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ब्लड्स के बारे में, रक्त के बारे में ये जानकारी। देखिए, जो जो आपको सिलेबस में दिया जा रहा है वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये नहीं कि कोई बाहरी से आपको कोई अदर मतलब कि अलग गोला से सवाल पूछा जा रहा, नहीं, जो यहाँ पर सिलेबस में आपको दिया गया सवाल वहीं से पूछा जा रहा है। वही है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक पर ये ज़्यादा सवाल आपसे पूछ रहे, तो उस टॉपिक को आप लिखें, उसको बार बार रिवाइज करें, उसको याद करें, याद करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा है तो उसको प्रैक्टिस करें। इसलिए मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को आपको समझाया जा रहा है।
और चाहे तो और डिटेल में मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगा कि इतना सर इतना डिटेल में मत जाइए, नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा। तो ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करना है, अच्छे से समझना भी है, तो थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करना भी जरूरी होता है। अगला देखें तो डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, ये जो सर्वत्र बनाया गया ये क्या है, सैटेलाइट फोन है या मोबाइल फोन है या मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है या मोबाइल टावर है। तो ये जो सर्वत्र की बात करेंगे दोस्तों, तो ये मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। ये जो बताया गया है सर्वत्र, ये मोबाइल टावर है, जो मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा, टावर नहीं है, क्या है, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। तो डीआरडीओ द्वारा, जिसको हम डेवलपमेंट रिसर्च बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का। तो ये जो सर्वत्र आपको जो बनाया गया ये क्या है, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो 1998 में 58 में स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष है जनवरी 2024 की बात करें, समीर वी कामत है। आज के समय कौन है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अध्यक्ष है ये पूछा जाता है, अध्यक्ष चाहे डीआरडीओ हो गए चाहे इसरो हो गए, इसके अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार किसी तरह से न्यूज में रहते हैं, चाहे सैटेलाइट लॉन्च को लेकर, सैटेलाइट किसी तरह का सैटेलाइट नया न्यूज में रहता है, लॉन्च होता है, या बोल सकते हैं तो किसी तरह का कोई डिफेंस जो बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट हुआ, या डिफेंस कुछ तरह का कोई बोल सकते हैं कि कुछ नया बनाया जाता है, तो उस तरह की चीज़ों को लेकर ये आपको करंट अफेयर्स में रहता है। अगला अगर इसमें देखेंगे दोस्तों, ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, निकाला जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया गया है। अगला देखें तो हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूएनईपी के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये जो है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपका दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कितना ज़्यादा गैप है जेंडर को लेकर, महिलाओं में पुरुष में कितना गैप है आपको, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो मतलब बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना भागीदारी है, या हमारा जो सोशल है, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है उसमें कितना भागीदारी है, कितना पढ़ाया लिखाया जा रहा है, कितने महिला काम कर रही है बाहर निकल कर। तो वो सारी चीज़ों को लेकर ये आपको ग्लोबल जेंडर गैप जो हमारा रिपोर्ट है इसको निकाला जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह निकाला जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 की बात करें दोस्तों, तो बताया जा रहा है 127वां स्थान था हमारे देश का, जिसमें भारत का जो स्थान है वो ग्लोबली कितना है, आपको पूरे विश्व की बात करें तो भारत का स्थान 127वां है। तो आज के समय जो 2025 का रिपोर्ट है वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, उसको आप याद रखेंगे और वो आप जरूर बताएंगे कमेंट करके कि 2025 के अनुसार क्या है। ये आपका एक मतलब बोल सकते हैं कि होमवर्क है। इससे क्या होगा कि आपको जो होमवर्क मिलता है तो उस तरह से चीज़ों का अगर देखेंगे तो आप कम से कम उस टॉपिक पर जाकर पढ़ेंगे। मैंने यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया, वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो इससे आपका जानकारी भी बढ़ेगी और हो सकता है सवाल आपको वहाँ से पूछा जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी का जो इस बार दोस्तों कट ऑफ आया, थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड था। उतना ज़्यादा मार्केट में जिस तरह से शोर शराबा आपको चल रहा था कि 70 75 से 80 के बीच में वो कट ऑफ जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं गया। सवाल का अगर हम बात करें तो बहुत भारी सवाल था, मतलब कि बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा जैसे बीपीएससी पूछा करती थी तो थोड़ा सा लेवल बहुत ज़्यादा यूपीएससी लेवल तक पूछ दी थी, क्योंकि जो 70वीं जो हमारा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सवाल बहुत ही वन लाइनर टाइप का था। लेकिन इसमें देखें तो सवाल का थोड़ा सा जो स्तर था, स्तर थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा था, स्तर थोड़ा सा हाई लेवल का था। तो इसके लेकर कटअप भी मतलब उम्मीद था कि कम है, लेकिन उम्मीद से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कटअप बहुत हाई हो गया, 88 है। तो ये मानकर चलिए कि दरोगा का एग्जाम या एडीओ का हो रहा है तो उसमें कटअप आपका हाई जाएगा, क्वेश्चन का लेवल हो सकता है तो स्तर हो सकता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे और इसी तरह से अपना तैयारी को आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं कि वन लाइनर रट रहे हैं, तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखना है। चलिए अगला अगर इसमें देखें यहाँ पर, तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में बोला जाता है, जो कि आज के समय में बहुत सारे मतलब कि बताया जा रहा है कि होता है ऑपरेशन, लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। बहुत सारा मिलिट्री जैसे ऑपरेशन सिंदूर देखे, ये सब क्या है, मिलिट्री ऑपरेशन है, जो कि हमारे देश के भारत सरकार द्वारा बहुत सारा ऑपरेशन करवाया जाता है। तो ऑपरेशन का भी एक लिस्ट होता है, इसमें पूरे साल में 20 से 25 ऑपरेशन कराया जाता है, मिलिट्री ऑपरेशन। वो सारे ऑपरेशन को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन जो फ्लड का संबंध है दोस्तों, ये फ्लड मत समझिएगा कि किसी तरह से बाढ़ का नियंत्रण के लिए बनाया जा रहा है। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन के लिए बताया जा रहा है। किसके लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये आपको क्या लगाया जाए, ऑपरेशन फ्लड लाया। जैसे ऑपरेशन ग्रीन था, जिसमें हरित क्रांति के समय में लाया गया था कि हमारे जो अनाज है उसके पैदावार को बढ़ाया जाए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। उसी तरह से यहाँ दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड आपको लाया गया था। तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड के संबंध में अगर देखें बात करें तो दूध उत्पादन से, इसे हम श्वेत क्रांति का नाम भी बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्लस इसके जो जनक है, जिसको फादर ऑफ हम बोलते हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के हम फादर किनको मानते हैं, एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं। उसी तरह से हम बात करें यहाँ पर तो श्वेत क्रांति,
जिनको एम एस स्वामीनाथन को भी अगर बोले तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किस चीज़ से सम्मानित किया गया इस बार देखें तो सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न से सम्मानित किया, जिस पर हमने बात किया था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जनक जो हमें श्वेत क्रांति का जनक या बोल सकते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो फादर बोला जाता है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है, जिन्होंने क्या किया, ये दूध उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया, बहुत ही ज़्यादा उस पर रिसर्च किया गया, तभी जाकर आज देखते हैं कि जो हमारा जो बहुत हमारे देश अभी पूरे दुनिया में देखें तो जो भारत देश है वो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में आपको आगे है। लिस्ट में अगर देखें सबसे आगे पहला नंबर पर हमारा देश आता है दूध उत्पादन में। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला अगर इसमें देखें मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का प्रास है, तो मनुष्य में जो सुनने का जो शक्ति होता है वो किस बीच में, जी हर्ज में आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ बताया, उसको प्रास बोला जाता है दोस्तों। तो मनुष्य का अगर देखें तो 20 हर्ज से आपको 20 किलो हर्ज तक यह चीज बताया जाता है। कहाँ से? 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक। इससे 20 हर्ट्ज से नीचे रहता है तो उनको इंफ्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से ज्यादा रहता है उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। वो चीज आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है, इस बहुत सिंपल सवाल है जो कि आपको 8-9 क्लास में मिल जाएगा। तो मनुष्य के श्रव्य आवृत्ति का जो प्रास है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि को, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है, जो हमें सुनाई नहीं दे सकता। 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर ध्वनि को देखे तो प्राश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो जो ऊपर का ध्वनि है जैसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, जैसे जो चमगादड़ होता है उस तरह की ध्वनि को यहाँ पर निकालती है, उसी से वो अपना शिकार भी करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिया गया फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो ये मैथ का सवाल है जो आपको इजी सवाल है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट ये सब चीज के बारे में। फिर यहाँ पर देखें तो सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जो जव्र रोधी दवा है। जव्र रोधी मीन्स क्या होता है दोस्तों कि मतलब जो बुखार लगता है उसको ज्वर होता है, जो जिसको बुखारी बोलते हैं। क्या होता है कि शरीर जो गर्म हो जाता है उसी को लेकर जो सबसे ज्यादा हम दवाई क्या यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, सभी लोग जानते हैं, सैलिसाइलिक अम्ल, फिनोसेटिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन। तो हम लोग जो बुखार के लिए सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं पैरासीटामोल है, जो किसी भी आप दुकान पर केमिस्ट शॉप पर जाते हैं तो वो आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस पर किसी तरह का कोई पाबंदी भी नहीं है। जैसे कोरोना के समय देखो तो पैरासीटामोल क्या था, किसी तरह का बुखार भी लगता था तो डॉक्टर भी बोलते थे कि पैरासीटामोल खाइए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्प्रिन का जो प्रयोग होता है दोस्तों ये दर्द निवारक होता है, ये पेन किलर होता है। जो एस्प्रिन हमारा होता है ये क्या होता है, दर्द निवारक, इसको हम पेन किलर बोलते हैं। ये क्या करता है, दर्द को यहाँ पर कम कर देता है के रूप में, और ज्वर कम करने का भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पैरासीटामोल की बात करें तो ये बुखार को कम करने में मदद करता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन से एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो कौन ले सकते हैं यहाँ पर? जैसे उपराष्ट्रपति संसद के ही मतलब मेंबर हो गए, जो कि आपको जानते हैं कि एक्स ऑफिशियो कौन है, हमारे चेयरमैन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, फिर भारत के महान्यायवादी जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, तो किसी सदन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन गैर सदस्य के रूप में, मतलब ये सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी ये भाग ले सकते हैं। तो ये क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये मतलब वोट नहीं कर सकते हैं लेकिन भाग ले सकते हैं, वहां पर किसी तरह का अपना पक्ष रख सकते हैं सदन में, लेकिन ये आपको वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किन मतलब कि अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनको चुना जाता है? तो बात करें चुना जाता है मतलब इनको निर्वाचित किया जाता है यहाँ पर। तो भारत की संसद के 2 भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का महान्यायवादी जिसको हम क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में वो गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं। उस संसद में बोलने का भी अधिकार उनको दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 76। इसकी नियुक्ति अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाती है। जो हमने बात किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर नियुक्ति किया जाता है। चलिए अगला अगर देखें इसमें तो बताया जा रहा है यहाँ पर, अगर देखिएगा यहाँ पर तो ये आपको जो दिया गया है ये एंशियंट का जो हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया। तो ये नहीं है आपको सिर्फ हम बात करेंगे तो मॉडर्न आधुनिक भारत से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा नहीं, आधुनिक भारत का इतिहास तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता ही है सवाल। लेकिन ये सवाल आपको दिखा यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों, ये सवाल आपको किससे है, ये प्राचीन भारत के इतिहास से। तो उसमें हमने देखा था बहुत सारा कि मतलब कि कहाँ से कौन चीज मिला था, जो खनन के दौरान कौन सी वस्तुएं मिली थी, उसी से हमारा पूरा हिस्ट्री पूरा बोलते हैं इतिहास आपको लिखा गया था, एक स्रोत के रूप में हम इसे जानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि लिस्ट में आपको कालीबंगन ये सब जगह है और ये सब कहाँ है, कौन से राज्य में ये आपको प्रेजेंट है, कौन से राज्य में ये स्थित है। तो ये आपको सवाल बीपीएससी में इस तरह का भी सवाल पूछा गया था, तो वहां पर भी हमने इस चीज को बताया था कि ये सवाल आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो कालीबंगन की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान का जगह है कालीबंगन। यहाँ पर बोल सकते हैं तो चूड़ी ये सब सारा चीज आपको बनता था, इसको इसलिए बंगा इसको बोला जाता है यहाँ पर। फिर सुरकोटदा की बात करें यहाँ पर, फिर कोट दीजी हो गया, बनावली हो गया। तो बनावली जो दोस्तों है ये आपको हरियाणा में, कहाँ पर, ये हरियाणा में है जो बनावली। तो इसमें 2 भी अगर ऑप्शंस आपको पता हो जाता है, जैसे एक आपको 3 पता हो गया तो चलिए एक 3 हो गया।
फिर अगर डी देखे तो डी का यहाँ पर 4 हो गया, डी का 1 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या होता है, 2 ऑप्शन भी पता होता है तो आप इस चीज को बना लेते हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सुरकोटदा आपको कहाँ है। तो सुरकोटदा कहाँ आपको भुज कच्छ का रीजन में है, जो गुजरात का रीजन में। कोट दीजिए कहाँ आपको सिंध में, जो कि आज के समय में अगर देखें तो ये पाकिस्तान के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देख सकते हैं कि सुरकोटदा कहाँ है, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कालीबंगन राजस्थान में है। कुरकोटदा की बात करें तो आपको भुज कच्छ में है, प्लस अगर कोट दीजी की बात करें तो सिंध में है, बनावली की बात करें तो हरियाणा में। तो ये क्या है, एक पूरा बोल सकते हैं कि पुरातत्व ऐतिहासिक एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे चीजें हमें खनन के दौरान मिला था, उसी से हम पूरा जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। जहाँ पर अगर देखेंगे तो जो हमारा मोहनजोदड़ो का, या बोल सकते हैं कि जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, तो वो सारी जानकारी हमने यहाँ पर देखा था। तो ये अगर नहीं पता है तो आप जाकर इसको पढ़े, इस पर आप क्या कर सकते हैं, इसको जाकर रिवाइज कर सकते हैं। अगला देखिए, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। सबसे उत्तरी बिंदु अगर बात करें गंगा डेल्टा की, जिसको हम क्या बोलते हैं, नामचा बड़वा, फरक्का, कोलकाता या ढाका। तो जो सबसे उत्तरी जो हमारा डेल्टा का उत्तरी बिंदु है वो क्या है, फरक्का है। वो क्या है आपको यहाँ पर, फरक्का है। तो फरक्का बराज आपने सुना होगा, जहां पर ये बराज है जिसके कारण क्या होता है, पानी का मतलब आप बोल सकते हैं बांग्लादेश में भी जाता है और हमारे इंडिया में भी आता है। और फरक्का जो एक्सप्रेस भी है, ट्रेन भी आपको चलाया जाता है बंगाल तक। तो ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। फरक्का का जो बांध पश्चिम बंगाल में है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, नामचा बड़वा हिमालय की एक पर्वत है। ये चीज ध्यान रखना, ढाका क्या बांग्लादेश की राजधानी है, नामचा बड़वा क्या हिमालय का एक पर्वत है। और कोलकाता सभी लोग जानते ही हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। जो सामान्य दृष्टि से आप जो सबसे आराम से जो चीज देख पाते हैं, उसका सबसे निकटतम जो बिंदु वो क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर। बहुत ही साधारण सा सवाल है जो आपको आना चाहिए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का आपको सही से दिख रहा है तो समझिए आपका आंख आपका सही है। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा आंख में आपका क्या है, प्रॉब्लम है, तो उस चीज को आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं। अगला देखें यहाँ पर कि बताया जा रहा है पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। तो सभी लोग जानते हैं, जो हमने पढ़ा था, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें आधुनिक भारत की, तो हम सबसे पहले वास्को डिगामा से शुरू करते हैं। उसी ने क्या किया था कि हमारे भारत का वहां पर खोज किया था। केप ऑफ गुड जो होप है, जो कि अफ्रीका का रीजन है, उसको पार करते हुए भारत आया था, जो कि सबसे पहले कैलिकट रीजन पर यह आया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो पूर्वी द्वीप की कौन था, वास्को डिगामा था। कौन था, वास्को डिगामा था। मार्को पोलो तो बाद में आया था। कोलंबस ने क्या किया था, जो खोज किया था, ये किया था आपको अमेरिका का, निकला था भारत का, अमेरिका का खोज कर लिया। वास्को डिगामा निकला था अमेरिका का, भारत का खोज कर लिया। चलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा पुर्तगाल से अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट, जो कालीकट स्थान पर वो वर्ष 1498 में वो पहुंचा था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। कालीकट को जो कोझिकोड आज के समय बोला जाता है, ये रीजन का नाम चेंज हो गया, जो कि केरला में जगह है। कटक और कालीकट में आपको अंतर पता होना चाहिए। अगला देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है एमपीसी, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है टू कंज्यूम, जिसको हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं कि परिभाषा क्या है। तो सीमांत जो प्रवृत्ति का जो परिभाषा बोले, ये क्या है, यहाँ पर डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई आपको बताया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति है, ये इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन है। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति की बात करें, आय में परिवर्तन, ये जो डेल्टा वाई आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में होने वाली परिवर्तन, कंज्यूमर किस तरह से उपभोग में होने वाला परिवर्तन को यहाँ पर बताता है। तो ये डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एमपीसी का ये फॉर्मूला है। तो इस तरह का फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला अगर देखें इसमें दोस्तों, दिहांग दर्जा जो भारत का क्या है, दर्रा है दोस्तों। दर्रा क्या होता है, एक पास होता है जो एक बीच का, दो पहाड़ के बीच में जो किस तरह का रास्ता कटा हुआ होता है, किसी कारणवश वो रास्ता आपको बन जाता है, उसी को हम दर्रा बोलते हैं। तो अगर हम दर्रा देखें यहाँ पर, तो दिहांग जो पास है, ये दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। ये दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दिहांग दर्रा क्या है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसमें बहुत सारा, सिक्किम में देखे तो नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम में मिल जाएगा, जलेपला है वो दर्रा, वो भी सिक्किम में मिल जाएगा। गोरा खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां है, ये आपको मेघालय में मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे दर्रे के बारे में, इस सारे पहाड़ियों के बारे में, जो कि आपको खासकर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जो उत्तरी, जो बोल सकते हैं उत्तरी भारत का जो ये रीजन है, पूरा उत्तरी पूर्वी भारत का जो पूरा रीजन है, जो पूरा जगह है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपको भूगोल का सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ज्यादा पूछे जाने की संभावना भी इसी सवाल से आपको इसी टॉपिक से रहती है। अगर देखें यहाँ पर, तो पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो बायोडीजल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, ये दोस्तों मैं सवाल बता रहा हूँ, ये आप अगर सर्च करिएगा तो यूपीएससी तक में ये पूछा गया है सवाल है। यूपीएससी में ये मतलब
मुझे लग रहा है 5-6 साल पहले ये पूछा गया था। तो देख सकते हैं इस तरह का सवाल आपसे यूपीएससी का सवाल यहाँ उठा के पूछ दे रहा है, तो हल्के मत लीजिए, थोड़ा सा इस बार का लेवल आपको बढ़ाया। 2023 का लेवल से पता चल रहा है कि दरोगा का लेवल भी उतना आसान आप नहीं रहा, क्योंकि ये ऑफिसर पोस्ट है, ऐसे आपको नहीं दे दिया जाएगा। कांस्टेबल का या किसी ग्रुप डी वाला पोस्ट तो नहीं है कि वन लाइनर टाइप ज्यादा रहेगा। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिए, थोड़ा सा कमर कस लीजिए, तभी जाकर ये सब आप एग्जाम निकाल भी पाएंगे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर तो करंज, महुआ, जेट्रॉफी और अरंडी, तो ये जो आपको यूज किया जाता है दोस्तों कि बायोडीजल के रूप में। बायोडीजल क्या हो गया कि जो आज के समय में हम डीजल यूज करते हैं उसमें जो डीजल बनाते हैं वो क्या होता है, एक तरह से हम लोग बाहर से क्या करते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं उसको। लेकिन जो बायोडीजल होता है वो आज के समय में पेड़ पौधों के, इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं उससे ये बनाया जाता है। तो क्या है, जेट्रोफा अरंडी पादप का उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। तो इस सवाल को आपको ध्यान रखना है। अगला अगर देखें तो हून, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, वाना एक सांस्कृतिक त्योहार है। ये क्या एक त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है, इसको हून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हून बोलते हैं। तो ये जो है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। तो इस तरह का जो किसी तरह का सांस्कृतिक जो त्योहार होता है, किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, खासकर जो अगर देखेंगे किसी कोई बाहर से फॉरेन डिप्लोमेट आ रहे हैं उसके बोल सकते हैं उपलक्ष्य में ये करवाया जाता है उनको, मतलब एक तरह से सत्कार देने के लिए। तो वो सब भी आपके न्यूज में होता है, तो वो सब पूछा जा सकता है। तो सांस्कृतिक त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। जो कि थाडो की बात करें, थाडो समुदाय का ये वार्षिक त्योहार है, एक साल के अंदर में ये थाडो जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो लोग मनाते हैं। फिर बिहू महोत्सव सभी लोग जानते हैं, ये असम में मनाया जाता है। तो वो एक एग्जाम में, पिछले साल वाला एग्जाम में बिहू पूछा गया था, यहाँ पर आपको क्या पूछ दिया गया, हून पूछ दिया गया। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अगला देखें, इसमें एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि खरीदार और विक्रेता शामिल है, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। तो ये कि प्रतिस्पर्धी बाजार है, मतलब कि कम्पिटिटिव जहां बाजार है तो वहां पर आप क्या देखते हैं, मतलब सब एक ही मूल्य लेता है आपसे। तो यहाँ पर क्या बताया गया, एक पूर्ण जो प्रतिस्पर्धी बाजार होता है। जैसे आज के समय में कम्पिटिटिव एज है, अगर हम बात करें कंपटीशन का समय है स्टूडेंट के लिए, बाजार के लिए, सभी चीज के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता शामिल होते हैं, बहुत संख्या में खरीदने वाले भी होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं। सभी फर्म जो बोले, सभी जो कंपनियां होती है वो वस्तुओं का उत्पादन, एक ही वस्तुओं का उत्पादन कर। जैसे आपके समय में किसी तरह का अगर आप मोबाइल ही ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी बना रही है, सारी कंपनी मोबाइल बना रही है, सारी कंपनी बिस्किट बना रही है। जो प्रत्येक जो क्रेता और विक्रेता होता है, जो खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं, वो एक ही मूल्य लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन का समय है। तो ये कि प्रतिस्पर्धा के समय में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रेट कर दीजिएगा तो आपका बिक्री पूरी तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये सभी चीजों पर लागू होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल है, एक कॉमन सेंस का सवाल है जो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज पढ़ाया भी नहीं जाता है, ये सब आपको पता भी होना चाहिए, दुनियादारी वाला चीज है ये। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। तो एज ऑफ टाइम जो तो यहाँ पर जो जीवनी है दोस्तों, ये बात करना आपको याद रखना है। ये जीवनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरह का जो इस बार कौन कौन किताब लॉन्च हुआ है 2025 के अंदर में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कल्पना चावला की यहाँ पर जीवनी है। कौन है, क्या नाम है, एज ऑफ टाइम। तो एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है, आप सभी जानते हैं। एस अगेंस्ट ऑर्डर्स सानिया मिर्जा द्वारा लिखा गया। ये जो आपको एस अगेंस्ट ऑर्डर्स, ये आपको सानिया मिर्जा द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो किताब है, ये किताब बहुत सारा किताब आपको न्यूज़ में रहता है, वो किताब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि बीपीएससी में भी बहुत ही बोल सकते हैं फेमस क्वेश्चन रहता है किताब को लेकर। अगर बात करें तो किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। तो अगर बात करें न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा, या न्यूटन के गति के तृतीय नियम द्वारा, या चतुर्थ नियम द्वारा। तो 4 नियम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। चौथा नियम क्या है, 3 लॉ तो नियम सभी लोग जानते हैं, चौथा नियम कौन सा है उस आप ही बताइएगा। तो न्यूटन के गति के 3 नियम दिए गए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के बल पर त्वरण के बीच का जो संबंध दिया जाता है, मतलब कि अपोजिट एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स होता है उसी को हम तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। दो बॉडी होता है, जैसे हम लोग अगर यही बॉडी है तो इस पर हम पूरा तरह से अगर किसी तरह से प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे, तो ये हमारा अपोजिट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन का पूरा अपोजिट फोर्स करते हैं। ये चीज ध्यान रखना तृतीय नियम के अनुसार। दुर्गावती जो जल प्रपात है बिहार के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल प्रपात है जो आपको पता होना चाहिए। कैमूर जिले में बहुत सारे लोग घूमने भी गए होंगे। तो ये कौन सा जिले में है, कैमूर जिला में। कहाँ पर है ये, पूछा भी गया था बीपीएससी में भी इस बार, तो कैमूर जिले में है। चलिए, तो ये देख सकते हैं पाइप वाला सवाल है जो कि किस चीज का है। अगर बात करेंगे यहाँ पर तो ये मैथ का सवाल है जो आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, कितने देर में ये टंकी खाली करेगी, कितने देर में भरा जाएगा।
फिर दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका अधिकार होता है, ये किसका मुख्य कार्य है, किसका काम होता है तो ये सीडीएसओ का होता है, जिसके हम क्या बोलते हैं, सीडीएसओ बोलते हैं, जिसको हम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड क्या बोला जाता है यहाँ पर, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के समय में देखते हैं दोस्तों हमारे देश में क्या हो रहा है, अभी बहुत सारा एक न्यूज़ में था, बहुत सुर्खियों में था कि जो बहुत सारा कफ सिरप की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे की मौत हो जा रही है। जैसे अगर बात करेंगे तो बहुत सारा 20 से 25 मतलब बच्चे की मौत हो गई थी कफ सिरप पीने की वजह से, खासकर एमपी रीजन में, यूपी रीजन में। तो और विदेश में भी, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो इस पर बहुत ज़्यादा आरोप लगाया गया था हमारे सीडीएसओ पर भी, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर चेक नहीं किया जा रहा तो क्यों, मतलब नहीं, क्योंकि क्लिनिकल परीक्षण के बाद ही वो मतलब ड्रग्स आपको या उस तरह का कफ सिरप या दवाई को मार्केट में लाया जाता है। फिर भी मतलब इस तरह का अगर केमिकल के कारण या किसी तरह के टॉक्सिक बोल सकते हैं कि उसके कारण अगर ये चीज़ हो जा रहा तो एक सरकार के लिए चिंताजनक विषय है, जिस पर सरकार बहुत सारा अभी कमेटी भी बनाई है कि इस पर जांच किया जाए, जांच कमेटी बैठाया गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो रेलवे, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान। सार्वजनिक क्या हो गया, मतलब कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, मतलब कि कोई भी जाके वहां बैठ सकता है, आ सकता है, उठ सकता है, उसी को बोलते हैं। आप ऐसा नहीं तो रिलायंस कंपनी में आप कहीं घुस जाएगा, लेकिन रेलवे के आप स्टेशन पर आराम से जा सकते हैं, कोई भी रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, टिस्को में आप जब काम कर तभी जा सकते हैं, हिंदुस्तान में जब काम करेंगे तभी। इसी को सार्वजनिक क्षेत्र आपको बोला जाता है, जिसका प्रबंधन क्या करती है, सरकार करती है। इन संगठनों का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण तथा दी गई अन्य सभी कंपनियां निजी क्षेत्र का, प्राइवेट कंपनी का उदाहरण है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा दोस्तों क्या था आज का जो हमारा सवाल था, जो आज का हमारा बोल सकते हैं जो सेशन था, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट किया 2023 का शिफ्ट 2 का सवाल था। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो सारा चीज बताएंगे। हम लोग क्या करें, पहले हम 2001 का लिए, 2023 का लिए, इसी तरह हमसे नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट है वहां से आपको क्या बोलता है, एक आइडिया मिल जाता है कि चलो इस तरह का सवाल हमसे पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस तरह का हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग का पूरा एक बोल सकते हैं कि शपथ हमने लिया है कि ये आपको करवाना है, चाहे जैसे हो, कम से कम पीवाईक्यू आपको कंप्लीट करवाएंगे, चाहे हो कोई हो किसी सब्जेक्ट में कराएं ना करें, पीवाईक्यू जरूर कराएंगे, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ स्काई एकेडमी 360 के साथ। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।